तुम जा सकती हो। क्रिश ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ लेडी डॉक्टर को वहां से जाने का ऑर्डर दिया। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिश आशी के बगल में बैठकर इमोशनल होकर उससे मासूम चेहरे को निहारने लगा। इस तरह के इमोशन शायद क्रिश की ज़िंदगी में पहली बार ही महसूस कर रहा था। आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए क्रिश बड़े ही इमोशनल तरीके से बोला, क्या है तुम्हारी लाइफ में ऐसा जो मुझसे छुपा हुआ है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों इतना दर्द है तुम्हारे अंदर? इस मासूमियत के पीछे कौन सी तकलीफ छुपी हुई है? क्यों तुम इस दुनिया में अनाथ हो? क्यों तुम्हें प्यार की तलाश है? तुम्हें प्रोटेक्शन किससे चाहिए? और तुम्हारे पैनिक अटैक का कारण क्या है? ऐसे बहुत से सवाल हैं फायरफ्लाई, जिनका जवाब तुम्हारे पास पास्ट में है। लेकिन चाहे जो भी वजह हो फायरफ्लाई, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन शायद मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि हमारे बीच एक ना मिटने वाली दूरी है जिसका नाम है रॉकी। मैं उसे कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। मैं उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, तुम्हें भी। बट यू डोंट वरी फायरफ्लाई, जिस प्यार की तुम तलाश कर रही हो वह रॉकी तुम्हें देगा और मुझसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्टर, एक शील्ड बनकर रहूँगा। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश बहुत ही इमोशनल लग रहा था। उसकी फीलिंग उसकी आंखों में साफ नज़र आ रही थी कि क्रिश अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया और झुककर धीरे से आशी के होठों पर लाइट किस कर लिया। मोहब्बत बड़ी कमबख्त चीज़ होती है, हमको ही हमसे चुरा लेती है। क्रिश ने आशी को अपनी गोद में उठाया और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए कार में बैठ गया। अब उसकी गाड़ी उसके विला की तरफ जा रही थी। आशी क्रिश की गोद में थी। इस वक्त रात के लगभग 11 बज रहे थे। क्रिश उसके मासूम चेहरे को निहारता जा रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद क्रिश अपने विला पहुंच चुका था। एक बड़े से मेन गेट से होते हुए कार विला के अंदर पहुंची, जहां एक बड़ा सा आलीशान बंगला या यूं कहें संगमरमर से बना हुआ महल था, जिसे चारों तरफ से हरे बाग बगीचे और गार्डन ने घेर रखा था। दरवाजे से एंटर करते ही बीचों बीच एक बड़ा सा फुवारा है और उसमें से निकलता पानी, चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत पेड़ पौधों के साथ फूलों का बगीचा। विला में आकर क्रिश आशी को अपनी गोद में लिए हुए कार से बाहर निकला। अचानक क्रिश जैसे खतरनाक और कोल्ड हार्टेड इंसान की गोद में एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर आसपास खड़े सभी सर्वेंट और गार्ड हैरान रह गए। लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह नज़र उठाकर क्रिश को देख सके। अब आशी सबके लिए कौतूहल का विषय थी। क्रिश विला के अंदर आशी को अपनी गोद में लिए हुए दाखिल हुआ और सीढ़ी के रास्ते ऊपर कमरे की तरफ जाकर एक खूबसूरत से कमरे में, जो एक मास्टर बेडरूम दिख रहा था, उसमें आशी को आराम से बेड पर लिटा देता है। फिर आशी को ब्लैंकेट से कवर कर एक नज़र उसे देखकर कमरे से बाहर निकल गया। क्रिश ने अपने सर्वेंट बटलर को अपने पास बुलाया और कठोर आवाज़ में उसे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। क्रिस के इंस्ट्रक्शन सुनकर बटलर के पसीने छूट रहे थे, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ करते हुए सिर झुकाकर क्रिस की सभी बातों को सुना और क्रिस की बात खत्म होने पर उसे ग्रेट करके वहां से चला गया। अब क्रिश ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया, फिर अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और चांद को देख रहा था। तभी उसके कमरे पर किसी ने दरवाज़ा लॉक किया। कमिंग, क्रिश का ऑर्डर पाते ही वह इंसान कमरे में अंदर दाखिल हुआ। यह कोई और नहीं, राका है। आपने मुझे बुलाया? राका ने गंभीर होकर पूछा। बदले में क्रिश ने राका से पूछा, क्या खबर है? किंग, बहुत बुरी खबर है। विवान खन्ना उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और जॉश की लाश मिली है। हमें खबर मिली है कि इसमें उसी का हाथ है। विवान खन्ना के लोग इंडिया में भी नजर आए थे, जहां आशी का पुराना घर था। हैरानी वाली बात यह है कि वहां उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उस घर को किसी ने बम से उड़ा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां किसी को भी कोई लाश नहीं मिली। यानी बम ब्लास्ट करने वाला जो भी है, वह नहीं चाहता था कि किसी को भी वहां रहने वाले लोगों की खबर मिले। अब विवान खन्ना के पास उसकी फ़ोटो भी थी और डिटेल भी। कहते हुए राका का सर झुका हुआ था।
कृष ने बहुत ही ठंडे और खतरनाक तरीके से कहा, ओके तो सुनो, अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है और इस बार मुझे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। सिर्फ 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर नाकामयाब हुए तो तुम जानते हो इस वक्त आसपास का माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा और गंभीर था। कृष ने राका को काम समझाया और राका जी, किंग का काम हो जाएगा कहकर वहां से चला गया। कृष यूं ही बालकनी में खड़े होकर चांद को देखते हुए सिगरेट के धुएं का छल्ला बना रहा था। इस वक्त उसकी आंखें बहुत ही गंभीर थीं। दिमाग में सिर्फ आशी को प्रोटेक्ट करने के ख्याल चल रहा था। कृष की पूरी रात यूं ही जागते हुए कट गई। अगली सुबह 6 बजे आशी की आंखें कसकसाते हुए खुली। वह अपने चेहरे पर छोटा क्यूट सा पाउट बनाकर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए अंगड़ाइयाँ लेते हुए बड़े ही प्यार से बिस्तर से उठी। उसका चेहरा बस इस वक्त नींद और दवाइयों के कारण भारी हुआ था। वह बार बार अपनी पलकों को झटका रही थी। खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। कुछ देर बाद आशी पूरी तरह होश में आई। फिर अपनी नज़र घुमाकर कमरे को देखा तो हैरान रह गई। यह वह कमरा नहीं है जहां आशी रात में सोई थी। इस कमरे की दीवारें लाइट पर्पल कलर की हैं और पर्दे वाइट कलर के। यह कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। आशी ने अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ कमरे में देखा। यह कमरा उसे पसंद आया, लेकिन वह यहाँ कैसे आई, यही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। आशी यूं ही भूत जैसी दशा में धीरे से अपने कदमों को बेड के नीचे उतारती है और अपने कदमों को कमरे से बाहर बढ़ा देती है। आशी पूरे घर को देख रही थी और लगातार अपने बालों में खुजली कर रही थी। उसे यह जगह काफ़ी अजीब लग रही थी, हालांकि यह काफ़ी खूबसूरत और बड़ा घर था, या यूं कहें सपनों का महल। लेकिन आसपास वहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। देखते देखते आशी कॉरिडोर की तरफ आ गई। उसने देखा पूरे घर में कुछ लाइट ब्लू कलर की फॉर्मल ड्रेस पहने हुए लोग, जिनके हाथ में वाइट कलर के ग्लव्स थे, वह पूरे घर की सफाई कर रहे हैं। उसमें से किसी एक इंसान को देखकर आशी ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, जी जरा सुनिए, यह कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई। आशी की बात सुनकर उस इंसान ने पलटकर एक नज़र आशी को ऊपर से नीचे तक देखा। आशी एक लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने खड़ी है, जिस पर मिक्की माउस के फोटो बनी हुई है। खुले बाल जो बिल्कुल झाड़ू की तरह हो गए हैं, फूले फूले गुलाबी गाल, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। आशी का छोटा सा कद उसे और भी ज़्यादा मासूम बनाता था। लेकिन उस इंसान ने जब आशी की बात सुनी, उसे काफ़ी अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, यह लड़की पागल है, इस घर में आने के बाद पूछ रही है कि यह कौन सी जगह है। उस इंसान को कुछ ना बोलता हुआ देखकर आशी को लगा शायद यह इंसान बहरा है। अब आशी अपनी नज़र घुमाकर किसी दूसरे इंसान को देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक लगभग 40-42 साल के इंसान पर पड़ी, जिसने सर से लेकर पांव तक सफ़ेद ड्रेस और ब्लैक ब्लेजर डाल रखा था। गले में छोटी सी हुक वाली टाई और हाथों में वाइट ग्लव्स। वह देखने में किसी होटल का वेटर लग रहा था। आशी ने जैसे ही उस इंसान को देखा, तभी उस इंसान की भी नज़र आशी पर पड़ गई। वह जल्दी से दौड़ते हुए आशी के पास आया और अपना सर झुकाकर बड़े ही पोलाइट तरीके से बोला, मैडम, आई एम बटलर, तुम्हारा सेवक, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? यह कौन सी जगह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरा साइको कहाँ है? वह दिख क्यों नहीं रहा? आशी ने अपनी धुन में सारे सवाल लगातार पूछ लिए। पीटर को आशी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैडम, आई डोंट नो आप किस साइको के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन आपको यहाँ किंग लेकर आए हैं और उन्होंने खास ऑर्डर दिया है कि आपका ख्याल रखा जाए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए। आपकी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान आपके कमरे में अरेंज कर दिया गया है। अगर आप ऑर्डर दें तो मैं आपको समझा सकता हूँ। ऑर्डर किंग? क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, वह सब मैं बाद में समझाऊंगी। पहले मुझे वॉशरूम जाना है। यह बताओ वॉशरूम कहाँ है? आशी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। तो जवाब में
ऑफ कोर्स मैडम, आप मेरे साथ चलिए, कहकर बटलर आशी को अपने साथ ले गया। बटलर आशी को वापस उसी रूम में लेकर आया था। बटलर ने बड़े ही पोलाइट तरीके से आशी से कहा, मैडम यह आपका बाथरूम है, यह प्रोजेक्ट रूम, इसमें आपकी सारी ड्रेस है, इस क्षेत्र में आपके लिए तरह तरह के स्लीपर हैं, इसमें आपका मेकअप और ज़रूरत के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, लाइक डिज़ाइनर हेयर बैंड से लेकर आप जो भी चाहें, और इस कमरे में आपके लिए बहुत ही खास सॉफ्ट टॉयज़ हैं, एक्सपेंसिव और प्रीमियम। आई होप यह सब आपको अच्छा लगे। अगर आपको इसके अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए। कहते हुए बटलर ने आशी को उस कमरे से अटैच एक बड़ा सैलून दिखाया जिसमें आशी की ज़रूरत से भी ज़्यादा सामान रखा था। यह सभी चीज़ बहुत ही बेशकीमती और खूबसूरत थी, किसी सिंड्रेला के सपनों की तरह। आशी ने जिन चीज़ों के सपने भी नहीं देखे होंगे वह चीज़ भी यहाँ थी। इतनी चीज़ देखकर आशी की आंखें चमक गई। उसने हैरान होते हुए बटलर से पूछा, यह सब चीज़ कौन लेकर आया यहाँ? यह तो बहुत खूबसूरत है। बटलर ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, किंग के ऑर्डर पर आपके लिए सब अरेंजमेंट किए गए हैं। यह सुनकर आशी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या यह सभी चीज़ मेरे लिए है? क्या मैं इनमें से कुछ भी ले सकती हूँ? जी मैडम, ये सब आपके लिए है, आप जो चाहें ले सकती हैं। बटलर ने बड़े ही पोलाइट तरीके से कहा, क्या मैं 2, 3 या 10 भी ले सकती हूँ? आशी ने हैरान होकर पूछा। यह सुनकर बटलर को आशी की मासूमियत पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह अभी और जीने की इच्छा रखते हुए बड़े ही पोलाइट तरीके से बोला, मैडम यह सब आपका है और आप सब ले सकती हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें ऑर्डर कीजिए। किंग के ऑर्डर के हिसाब से आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बस आप कुछ भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो। बटलर की बात सुनकर आशी ने फिर से हैरान होते हुए पूछा, अरे लेकिन यह किंग कौन है? मुझे बताओ तो। बाबा ने कहा था दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है और अनजान लोगों से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मैं यह चीज़ तब तक नहीं लूँगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि यह किंग कौन है। आशी की बात सुनकर बटलर उसे हैरान नज़रों से देखने लगा। जिस घर में इस वक्त आशी है और जो उसे यहाँ लेकर आया है, आशी को उसके बारे में पता ही नहीं है। आखिर दुनिया में ऐसा 8वां अजूबा कौन है जो किंग के घर में रहकर किंग को नहीं जानता? बटलर कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक उस कमरे में एक कर्कश आवाज़ गूंजी, किंग मैं हूँ फायरफ्लाई। इस आवाज़ को सुनकर आशी हैरान नज़रों से सामने की तरफ देखा। उसके सामने क्रिश था। क्रिश को देखकर आशी ने हैरानी से कहा, साइको जी तुम? तभी क्रिश ने एक नज़र बटलर को देखा और उसे आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। क्रिश का ऑर्डर पाकर बटलर उसे ग्रेट करके वहां से चला गया। क्रिश धीरे कदमों से आशी के करीब आया। क्रिश के भव्य महल जैसे घर में कंफ्यूज सी आशी ने जब आखिरकार क्रिश को देखा तो मुंह बनाकर कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? यह कौन सी जगह है और यहाँ सब लोग तुम्हें किंग क्यों कह रहे हैं? तुम्हारा नाम तो क्रिश है ना? यस फायरफ्लाई, किंग भी मैं ही हूँ और क्रिश भी, और यह मेरा मेंशन है। आज से तुम यहीं रहोगी। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बटलर से कह देना। बस तुमसे यही कहने आया था। अपनी बात कहकर क्रिश वहाँ से जाने लगता है। तभी आशी उसे पीछे से रोकते हुए बोली, लेकिन मैं किसी और के घर में कैसे रह सकती हूँ? यह मेरा घर नहीं है और तुम भी तो मुझ पर हमेशा गुस्सा करते रहते हो। समर मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, मैं उसके साथ ही रहूंगी। आशी ने बड़ी ही मासूमियत से कहा। आशी की बात सुनकर क्रिश को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है ताकि आशी को फिर से पैनिक अटैक ना आ जाए। वह आशी की तरफ मुड़ा और थोड़े सख्त लहजे में बोला, फायरफ्लाई मैंने तुमसे पूछा नहीं है बल्कि तुम्हें ऑर्डर दिया है कि तुम यहीं रहोगी और इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि युवान खन्ना का बाप अब तक तुम्हें ढूंढ रहा है और तुम्हारी प्रोटेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। किसने कहा कि मेरी प्रोटेक्शन तुम्हारी जिम्मेदारी है? मैंने तो तुम्हें यह जिम्मेदारी नहीं दी। युवान खन्ना के डैड से डर कर मैं हमेशा एक पिंजरे में कैद रहकर तो नहीं रह सकती ना।
तुम मुझे कब तक प्रोटेक्ट करोगे? एक ना एक दिन तो मुझे बाहर जाना ही होगा, और अगर उसने मुझे देख भी लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? मेरी जान ले लेगा। आशी मौत से नहीं डरती, क्योंकि आशी बहुत मजबूत है। आशी ने पूरे कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड के साथ कहा। लेकिन आशी के शब्दों को सुनकर क्रिश के तन बदन में आग लग गई और वह गुस्से से बोला, शट अप फायरफ्लाई, खबरदार जो एक शब्द शब्द भी आगे बोला तुमने। मुझे यह जिम्मेदारी नहीं दी, लेकिन रॉकी ने मुझे यह जिम्मेदारी दी है, और मैं अपने भाई की दी हुई जिम्मेदारी को ज़रूर पूरा करूँगा। जब तक मैं इस मामले को शॉर्ट आउट नहीं कर देता, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, और अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं समर को ख़त्म कर दूँगा, समझ गई तुम? क्रिश की धमकी सुनकर आशी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे धीरे सिसकते हुए कहा, समर, तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, बोलो साइको, तुम ऐसा नहीं करोगे ना? आशी क्रिश के पास आकर उसकी शर्ट को पकड़ लेती है, फिर अपना सिर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, गंदे हो तुमने मुझे डांटा, समर को मारने की बात कही। आशी तुमसे कभी बात नहीं करेगी। आशी को रोता हुआ देखकर क्रिश के दिल में चुभन होने लगी थी, लेकिन उसने अपनी फीलिंग को कंट्रोल किया, क्योंकि आशी को समझने के लिए इससे बेहतर तरीका नहीं था। आशी ने क्रिश की शर्ट को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं यहाँ रहूँगी, लेकिन मेरी 3 शर्त हैं। अगर तुम उन्हें पूरा करोगे तो मैं बिना किसी ड्रामे के यहाँ रहूँगी, और जब तक तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कहोगे, मैं नहीं जाऊँगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? आशी ने मासूमियत से लेकिन बड़े ही गुस्से से नाक फुलाते हुए कहा, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शर्तों को मान लूँगा? क्रिश ने पूरे एटीट्यूड के साथ कहा। आशी को देखते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है तुम मेरी शर्त मानोगे, वरना मैं रॉकी से तुम्हारी शिकायत करूँगी, और बाबा से भी, और खाना भी नहीं खाऊंगी। घर में बहुत शोर मचाऊंगी। प्लीज़ मेरी बात मान जाओ ना। देखो, आशी इतनी क्यूट सी है, और तुम मुझे जो रोज़ रुलाते हो कहकर आशी गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है। आशी को रोता हुआ देखकर क्रिश अपने कानों पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, ओके ओके, पहले रोना बंद करो और शर्त बताओ, फिर मैं सोचूंगा उसे मानना है या नहीं। ठीक है, मेरी पहली शर्त है, तुम समर को कुछ नहीं करोगे। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। मेरी दूसरी शर्त, मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे कॉलेज की पढ़ाई का बहुत लॉस हो गया है, तो मैं कॉलेज जाऊँगी। और मेरी तीसरी शर्त, मुझे दिन भर कमरे में बंद रहना अच्छा नहीं लगता। मुझे फ्रीडम चाहिए, और इसके लिए तुम मुझे डांटोगे नहीं। अब बोलो, मंजूर है? आशी ने पूरे एटीट्यूड के साथ उंगली दिखाकर पूछा। अपनी शर्तों को रखने के बाद आशी मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से उसने क्रिश को लगभग फंसा दिया था। क्रिश आशी की शर्तों को सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि इनडायरेक्टली आशी ने अपनी आज़ादी मांग ली थी। लेकिन क्रिश भी कुछ कम नहीं था। उसने कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर आशी से कहा, मुझे मंजूर है, अब नीचे डाइनिंग एरिया में चलो और खाना खाओ, लेकिन पहले फ्रेश हो जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक यू साइको, तुम बहुत अच्छे हुए, कहते हुए आशी खुशी से उछलते हुए क्रिश को गले लगाने लगती है। हालांकि वह क्रिश से हाइट में बहुत ज़्यादा छोटी थी, सिर्फ उसकी चेस्ट तक आती थी। आशी की बात सुनकर क्रिश हैरान रह गया। उसने मुंह बनाते हुए आशी से पूछा, अभी तो तुम मुझे गंदा कह रही थी, अब मैं अच्छा हो गया? तुम एक बात पर नहीं टिक सकती क्या? इस बात पर आशी कुछ सोचते हुए बोली, अच्छा, मैंने ऐसा कहा था क्या? ठीक है, तुम गंदे वाले अच्छे हो। अब मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हे कृष्णा, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कहकर आशी दौड़ते हुए बाथरूम चली गई, और क्रिश उसे हैरानी से देखता रह गया। यह लड़की पल में तोला पल में माशा हो जाती है। इसके रंग कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। क्रिश एक ठंडी सांस लेकर अपना सिर झटकते हुए वहाँ से चला गया। लगभग आधे घंटे में आशी शावर लेकर बाहर आई। इस वक्त उसने अपने बदन पर बाथरोब लपेट रखा था।
फिर उसने क्लोजेट में जाकर ड्रेस पहन ली और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगी। लेकिन उसे वह हेयर ड्रायर ऑपरेट करना नहीं आया, क्योंकि यह ड्रायर कुछ अलग ही हाईटेक सा था। फ्रस्ट्रेट होकर आशी यूं ही अपने बालों में तौलिया लपेटकर रेडी होने लगी। आशी ने इस वक्त एक वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहन रखी थी, जो घुटनों से थोड़ा नीचे आ रही थी। आशी ने एक कानों में वाइट बीड वाली इयररिंग्स और हाथों में सिल्वर बैंगल्स पहनकर आंखों में काजल और होठों पर लाइट पिंक लिप बाम और लाइट पिंक नेल पेंट और बालों को यूं ही आशी ने कॉम करके उस पर एक क्यूट सा हेयर बैंड लगा लिया और साइड में स्टोन से बनी हुई छोटी छोटी क्लिप लगा ली। इस वक्त आशी दुनिया की सबसे क्यूट बारबी डॉल लग रही थी। पैरों में खूबसूरत क्यूट स्लीपर पहनकर आशी कमरे से बाहर निकली और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और गालों पर डिम्पल लिए हुए कॉरिडोर में आई और डाइनिंग एरिया को ढूंढते हुए सीढ़ी के रास्ते नीचे आने लगी। नीचे आने पर उसकी नज़र बटलर पर पड़ी। आशी को देखकर बटलर ने बड़ी इज्जत के साथ उसे ग्रेट करते हुए कहा, मैडम, क्या आप नाश्ता करना पसंद करोगी? अरे, इसमें पसंद करने वाली कौन सी बात है? भूखे इंसान के पास पसंद नापसंद करने का ऑप्शन नहीं होता है। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना दो, आशी ने बड़ी ही मासूमियत से उछलते हुए कहा। ओके मैडम, आप इधर आइए, कहकर बटलर ने उसे डाइनिंग टेबल दिखाया, जिसे देखकर आशी हैरान रह गई। यह डाइनिंग टेबल इतना बड़ा था कि इस पर आराम से 50 लोग खाना खा सकते थे। बहुत ही खूबसूरत और महंगी क्रॉकरी सेट में खाना सर्व किया हुआ था। एक बड़े से बास्केट में फ्रूट रखे हुए थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आशी से अब वेट नहीं हुआ, वह जल्दी से जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और उसने एक केला उठाकर उसे जल्दी से छीलकर अपने मुंह में भर लिया। तभी उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े टेबल पर वह अकेली है। आशी ने बटलर से पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं और साइको जी कहाँ हैं? आशी ने मुंह में केला भरा हुआ था, उसकी आधी बातें समझ नहीं आ रही थी। बटलर आशी की हरकतों को देखकर हैरान था, क्योंकि उससे भी ज़्यादा वह जिस कुर्सी पर बैठी थी वह उसे देखकर हैरान था। बटलर आशी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर भी बटलर ने बड़ी हिम्मत करके अपना मुंह खोला, मैडम, बाकी लोग सब आते ही होंगे। क्षमा चाहूँगा मैडम, लेकिन जिस चेयर पर आप बैठी हैं, इससे पहले बटलर कुछ कह पाता, आशी ने अपने हाथों में एक संतरा लिया और कुर्सी पर बैठकर मज़े से खाने लगी। तभी हॉल में किसी की आवाज़ गूंजी, अरे आशी, तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज़! तुम यहाँ कैसे? इस आवाज़ को सुनकर आशी ने अपना चेहरा उठाकर सामने देखा तो रॉकी आशी को देखकर मुस्कुरा रहा था। अरे रॉकी, आप यहाँ कैसे? आशी ने मुस्कुराकर रॉकी को देखते हुए कहा। रॉकी भी जल्दी से डाइनिंग टेबल के पास आकर आशी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मैं भी यहाँ रहता हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? वह मुझे इससे पहले आशी कुछ कह पाती, तभी हॉल में एक कर्कश आवाज़ गूंज गई, इससे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। कहते हुए क्रिश डेविडसन डाइनिंग एरिया की तरफ आ रहा था। क्रिश आशी के बगल में खड़ा हो गया, जो मस्त होकर संतरा खा रही थी। क्रिश बिना कुछ बोले आशी के चेहरे को देख रहा था। तभी रॉकी ने इस बात को नोट किया और हिचकिचाते हुए बोला, आशी, तुम यहाँ मेरी बगल में आकर बैठ जाओ, हम लोग बात करेंगे। इस पर आशी अपनी मस्ती में ऑरेंज छीलते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है, आप बोलो क्या बोलना है, यह कुर्सी बहुत अच्छी है। तभी रॉकी ने एक बार फिर बोला, आशी, यह कुर्सी क्रिश की है, हेड ऑफ द फैमिली, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओह, ऐसा भी होता है क्या? मुझे पता नहीं था, सॉरी, लेकिन अब तो मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। साइको जी, तुम जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाओ ना, यह कुर्सी बहुत अच्छी है, मैं यहीं बैठूंगी। आशी ने मासूमियत से और बिना डरे यह बात कह दी, जिसे देखकर रॉकी का माथा लगभग चकरा गया, लेकिन वह क्रिश के गुस्से को बहुत अच्छे से जानता था। डाइनिंग टेबल की उस चेयर पर हेड ऑफ द फैमिली ही बैठता है। घर के हेड के लिए वह एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोजीशन होती है, जो यूं ही किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन मासूम आशी को कौन समझाए? रॉकी ने एक बार फिर आशी को समझाते हुए मुस्कुराकर कहा,
तुम यहाँ मेरे बगल में आकर बैठो ना, बहुत सारी बातें करनी है मुझे। ओह अच्छा बाबा, ठीक है, मैं आती हूँ, कहकर आशी ने जैसे ही उठने को हुई, नहीं तुम रहने दो, मैं दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, कहकर क्रिश दूसरी कुर्सी पर बैठने लगा कि तभी आशी ने मासूमियत से मुस्कुराकर क्रिश से कहा, अरे नहीं नहीं, तुम अपनी कुर्सी पर बैठो, वरना बाद में तुम रोओगे और फिर तुम्हें बुखार हो जाएगा और डॉक्टर आकर तुम्हें सुई लगाएगा। फिर तुम मुझे ब्लेम करोगे कि मैंने तुम्हारी फेवरेट जगह ले ली। आशी इतनी बुरी नहीं है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, एटलीस्ट जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं, कहकर आशी उस कुर्सी से खड़ी हो गई और साइड में जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। आशी की भोली भाली बातें सुनकर जहां एक तरफ क्रिश अपने चेहरे पर स्माइल आने से रोक रहा था, वहीं दूसरी तरफ रॉकी ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारा क्रिश की कुर्सी पर बैठने से क्रिश क्यों रोएगा? वह बच्चा थोड़ी ना है, और उसे बुखार क्यों होगा? अरे आपको नहीं पता रॉकी, हमें दूसरों की चीज़ों पर हक नहीं जमाना चाहिए, पता है? बचपन में मैंने समर का खिलौना ले लिया था, समर बहुत रोया, फिर उसे बुखार हो गया और डॉक्टर अंकल ने आकर उसे सुई लगाई, फिर वह दोबारा रोया और उसने 2 दिन तक मुझसे बात नहीं की। मुझे बहुत बुरा लगा, फिर बाबा ने मुझे समझाया कि दूसरों की चीज़ पर हक नहीं जमाना चाहिए, जो जिसका है उसे ही दे देना चाहिए। आशी की बात सुनकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत क्यूट हो आशी, और बहुत इनोसेंट भी, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सच्ची सच्ची बाबा भी ऐसे ही कहते थे, आशी ने खुश होते हुए कहा। लेकिन रॉकी की बात सुनकर क्रिश के दिल में चुभन महसूस हुई, लेकिन वह चुपचाप ब्रेकफास्ट करने में अपना ध्यान लगाने लगा। वह उन लोगों को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी आशी ने अपनी नज़र डाइनिंग टेबल पर घुमाते हुए कहा, बाकी के लोग कहाँ हैं? वह कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लग रही है। बाकी के लोग? यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ हम 3 लोग हैं, सिर्फ मैं, क्रिश और हमारा भाई निक, वह बस आता ही होगा, रॉकी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अरे वह आपका एक और भाई है? यह तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग तो बहुत खूब मस्ती करते होंगे ना। वैसे सिर्फ 3 लोगों के लिए इतना बड़ा डाइनिंग टेबल क्यों? और निक है कहाँ? वह अभी तक आया क्यों नहीं? क्या उसकी भी बंटी की तरह हमेशा लेट आने की आदत है? आशी ने पूछा, जिस पर रॉकी ने हैरानी से कहा, बंटी? कौन बंटी? अरे मेरा दूसरा भाई, वह हमेशा लेट ही आता है, हर काम में पीछे रहता है, लेकिन वह इंटेलिजेंट भी बहुत है, वह सिर्फ 13 साल का है, आशी ने मुस्कुराते हुए बताया। क्रिश आशी की बचकानी बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसने कठोर आवाज़ में डांटते हुए कहा, शट अप, तुम कुछ देर के लिए शांत नहीं बैठ सकती? बकर बकर करना ज़रूरी है क्या? मेरे कान दुखने लगे हैं तुम्हारी बकवास सुनकर। सॉरी क्रिश। वह इससे पहले रॉकी कुछ कह पाता, आशी मुंह बनाते हुए बोली, कान दुख रहे हैं तो कान में रुई डाल लो ना, तुम्हें किसने कहा हमारी बातें सुनने को? आशी की बात सुनकर बटलर को माथे पर पसीना आने लगा। वह सिर झुकाकर कोने में खड़ा था। क्या यह लड़की पागल है? इसे किंग की ताकत का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है क्या, या इसे अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है? आज तक बटलर ने किसी को भी क्रिश से इस तरह से बात करते हुए नहीं सुना था। आशी का इस तरह जवाब देने पर रॉकी को भी खांसी आने लगी। न जाने क्रिश गुस्से में आशी के साथ क्या करे। क्रिश के गुस्से से यह पूरा मेंशन कांपता है। वह यह बात आशी को समझाना चाहता था, लेकिन कैसे भी रॉकी ने सभी का ध्यान दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हुए कहा, लो निक आ गया। रॉकी की बात सुनकर आशी ने सामने की तरफ देखा और निक को देखकर उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। आशी हैरान थी। पहली बार आए हैं क्रिश, रॉकी और आशी एक साथ सामने। क्या होगा जब शायद सबको पता चलेगी एक दूसरे के दिल की बात। कौन देगा अपने भाई के लिए कुर्बानी, क्रिश या रॉकी? किसके लिए है आशी के दिल में प्यार? जानने के लिए पढ़ते रहिए, सुनते रहिए आशी और क्रिश की मज़ेदार कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।